नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको विदित है, ग्रीष्म ऋतु का सीजन है। आपको सर इस सीजन भयंकर क्या चल रही है, गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। अब आप कहोगे सर ये लू क्या हमारे लिए संभावित प्रश्न बना सकती है क्या? बिल्कुल सकती है। और 2026 का ये जो समय है ग्रीष्म ऋतु, ये वैसे भी विशेष होने वाला है क्योंकि आप अगर करंट से जुड़े हुए हैं, अगर आप अपडेटेड हैं नई नई जानकारियों को लेकर, तो आपको विदित होगा कि आजकल एक बड़ा ही चर्चा में शब्द चल रहा है, हीट वेव। क्या चल रहा है? हीट वेव। जी हाँ, ये हीट वेव आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। तो साहब क्या है ये हीट वेव? आज हम इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करने के साथ हम ये भी प्रयास करेंगे कि साहब ये जो हीट वेव है, क्या ये हीट वेव विशेष है क्या इस 2026 की, या ये एक सामान्य घटना है? और सामान्य घटना या विशेष जो भी पहलू है, उसका संबंध क्लाइमेट चेंज से क्यों है, राजस्थान से क्यों है, उत्तर भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, और आजकल एक और शब्द आ रहा है सुनने में, अल नीनो, उससे भी इसका क्या संबंध है? तो आज का सत्र उत्कर्ष क्लासेस पे विशेष होने वाला है आप सभी के लिए। तो हो जाइए तैयार। तो जैसा कि आपको पता है कि साहब ये हीट वेव क्या है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर ये हीट वेव को समझाओ, हमें हीट वेव समझनी है। तो हीट वेव एकदम सिंपल सा क्या है पहलू है। हीट वेव का मतलब होता है जब सामान्य हमारा जो तापमान है, जो सामान्य औसत हमारा तापमान है। आपको सर औसत का मतलब जो दिन का अधिकतम मैक्सिमम तापमान है और जो दिन का मिनिमम तापमान होता है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, उसके बीच का जो औसत है, वो जो औसत तो कहते हैं राजस्थान के अंतर्गत ग्रीष्म काल के अंदर जो अभी ग्रीष्म ऋतु है, इस समय जो औसत तापमान है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इतना होना चाहिए। पर अगर इससे ज़्यादा है तो आप कहोगे सर अभी तो हमको फील हो रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक। जो साहब पश्चिम राजस्थान में 45 से कितना, 45 से लेकर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यही अवस्था, यही जो पहलू है, जो औसत तापमान की अधिकता को क्या करता है, उल्लेखित करता है, उसी पहलू को हम किस नाम से जानते हैं? उसी पहलू को हम हीट वेव के नाम से जानते हैं। मतलब जब सामान्य तापमान से अधिक तापमान है, तो अधिक तापमान की वजह से जो उष्णता है और शुष्कता, दो शब्द मैंने आपके सामने बोले। एक शब्द बोली उष्णता, हॉटनेस, उष्ण है, ठीक है, और दूसरा शब्द बोला शुष्कता। क्या शब्द बोला? ड्राइनेस, शुष्कता। मतलब आपके तापमान भी अधिक है और साहब आपके उसमें नमी भी नहीं है। तो उसकी वजह से जो तापमान सामान्य से अधिक हुआ, उसी को हमने हीट वेव की बात कही। अब आपका दिमाग कहेगा कि सर ये उष्णता क्यों है और ये हमारी शुष्कता क्यों है, नमी क्यों नहीं है इस समय हमारे पे, और वायु इतनी गर्म क्यों है? दो कारण है इसके मेन। तो आपको कैसा, दो मेन कारण कौन कौन से है? पहला कारण ये है, बोर्ड पे देखना, ये है साहब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री। ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश। तो जैसा कि आपको पता है 21 मार्च को सूर्य क्या होता है? विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। तो जैसे ही लंबवत होता है तो सूर्य का एंगल 90 डिग्री होता है विषुवत रेखा पर, और कर्क रेखा पर सूर्य का एंगल जो होता है वो 66.5 होता है। तो ऐसे में क्या तारीख बताई मैंने? 21 मार्च, ठीक है, विषुव की स्थिति। अब थोड़े समय बाद सूर्य, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जून के अंतर्गत कहां पर आ जाएगा? कर्क रेखा पर आ जाता है। तो जैसे ही कर्क रेखा पर सूर्य आएगा, सूर्य का एंगल जो मार्च में 66.5 था, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मार्च से लेकर जून के मध्य सूर्य के आपतन कोण में कर्क रेखा पर 90 डिग्री तक की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। कितने डिग्री से लेकर? 66.5 डिग्री से 90 डिग्री। तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगती है। इसी वजह से हमारे तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तापमान क्या करता है? बढ़ता है। और तापमान बढ़ने की वजह से उष्णता दिखाई देती है।
टेम्परेचर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। तो मेन कारण कौन हो गया, सूर्य की लंबवत किरणें, ठीक है। फिर आप कहोगे सर शुष्कता क्यों है, यहाँ पर आपके पानी क्यों नहीं है, नमी क्यों नहीं आ रही है, बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो साहब इसका कारण क्या दिखाई देता है, इसके कारण के लिए फिर हमको पृथ्वी के एक छोटे से पहलू का अध्ययन करना होगा। छोटा सा पहलू क्या कहता है, छोटा सा पहलू कहता है ये विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, ये 30 से 35 उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, ये क्षेत्र है 60 से 65 उपध्रुवीय। तो साहब विषुवत रेखीय क्षेत्र से जो वायु ऊपर उठ के आपके 30 डिग्री अक्षांश पर नीचे उतरती है, जिसको हेडली चक्र कहते हैं, और 60 डिग्री की वायु भी इस क्षेत्र में आके उतरती है, जिसको फेरल चक्र कहते हैं। तो ये जो फेरल चक्र और हेडली चक्र है, उसकी वजह से हमारे राजस्थान या उत्तर भारत वाले क्षेत्र में उच्च दाब की दशाएं विकसित होती है। उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर की कंडीशंस बनती है, ठीक है। और इसी उच्च दाब को हम उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, उपोष्ण उच्च दाब। और इसी उपोष्ण उच्च दाब पे जब वायु नीचे उतरती है, हाई प्रेशर है, जहां से ऊपर उठ रही है वहां लो प्रेशर है। तो ऐसे में इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उत्तर की तरफ पछुआ, दक्षिण की तरफ व्यापारिक पवनें चलती हैं। तो ये पछुआ और व्यापारिक हमारी तरफ आती नहीं है, हमारी तरफ से जाती है, तो हमारे नमी नहीं आ पाती है और हम शुष्क क्षेत्र है। इसी वजह से हम राजस्थान में मरुभूमि को भी क्या करते हैं, देखते हैं, शुष्कता इसी वजह से। यही शुष्कता और उष्णता जब औसत तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, तो साहब आपके लू की दशाएं विकसित हो जाती है। और यही लू की दशाएं जब पूरे क्षेत्र विशेष में और प्रभावी हो जाती है, तो उसी को हम हीट वेव कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक इन दोनों पहलुओं के साथ मानव की भी भूमिका दिखाई देती है। तो आपको सर इन दोनों पहलुओं के साथ क्या मानव की भूमिका भी दिखाई देती है? बिल्कुल, मानव की भी यहाँ इंपॉर्टेंट भूमिका है। कैसे भूमिका है? मानव की भूमिका ऐसे दिखाई देती है कि मानव क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करके आपके क्लाइमेट चेंज, क्या है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं को बढ़ा रहा है, अर्थात आपके औसत तापमान को और बढ़ा रहा है। मानव क्या कर रहा है, वन उन्मूलन कर रहा है। क्या कर रहा है, वन उन्मूलन। तो वन उन्मूलन की वजह से वनस्पति का प्रभाव, जो ठंडा करने वाला प्रभाव है, वो भी क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। मानव क्या कर रहा है, मानव औद्योगिकरण, कौन सा, औद्योगिकरण, और आपके नगरीकरण, कौन सा पहलू, नगरीकरण जैसे पहलुओं को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, जिससे एसी वगैरह औद्योगिक इकाइयों की गर्मी की वजह से भी स्थानीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो ये जो सामान्य परिघटना है जिसमें औसत तापमान बढ़ रहा है, उसकी दर को क्या कर रहे हैं, मानव बढ़ा रहा है। तो जब दर को बढ़ा रहा है तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि 2026 में विश्व के 100 सबसे अधिक हॉट सिटीज के अंदर, 100 शहरों में से, अधिक गर्म शहरों में से 95 नगर भारत में दिखाई देते हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क, ये एक चिंता का विषय है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस चिंता के विषय को देखें तो साहब हमारे हीट वेव के कारणों में जो हम देखते हैं क्या है, उष्णता क्यों है, तापमान बढ़ता है, ये है। और जो हमारे वायुदाब की स्थिति है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की, मरुभूमि की स्थिति, वो स्थिति क्या करती है, इसको नमी से रहित कर देती है। साथ में मानवीय पहलू इसको क्या कर रहे हैं, तीव्र कर रहे हैं। क्लियर? कहते हैं इन सब पहलुओं के साथ हमारी रेतीली संरचना, पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आने वाली पवनें जो शुष्क होती हैं, वो इसकी तीव्रता को और क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ऐसे में हमें अब क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें जो मानवीय प्रयास है, वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, और हम क्या करें, ऐसे पहलुओं को विकसित करें जिससे इसके प्रभाव को कम किया जाए। परंपरागत सतही जल संरक्षण, वन विकास के साथ साथ
ऐसे पहलुओं का निर्माण करना, ऐसे स्वरूपों का निर्माण करना जो आपके क्या है, क्षेत्र के तापमान को कम करते हैं, उसको बढ़ावा देना। पर ये एक लंबे समय का प्रयास है। तात्कालिक प्रयास क्या करना चाहिए? तात्कालिक प्रयास ये है कि ये जो दिन का समय है अर्थात 12 से 4 बजे का, तो ये 12 से जो 4 बजे का समय है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें उष्णता रहती है, धूप में डायरेक्ट जाने से बचना चाहिए। ओआरएस से लेकर अपने आप को हाइड्रेट करना जरूरी है, खासकर बच्चों को। क्यों? क्योंकि जब इतना तापमान होगा तो अपना शरीर सेल ऊतकों से बना हुआ है, टिश्यूज से बना है। अपने शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी। पर पानी पीने से वो पूरा नहीं होगा। अपने आप को ऐसी चीजों को खाना है जिससे अपने अंदर उस नमी को, उस जल की मात्रा को बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो इससे एक तो बचना है इस समय के अंदर बाहर निकलना, और दूसरा अपने आप को हाइड्रेट करके रखना जरूरी है। पर इसी के साथ एक पहलू और भी जोड़ता है। क्या ये पहलू जो हीट वेव का है, ये हीट वेव का पहलू हमारे अल नीनो का प्रभाव है क्या? अल नीनो से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं साहब, अल नीनो एक अलग परिघटना है जो वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। ये जरूर कह सकते हैं कि अगर हीट वेव है तो वैसे तो वो पवनों को आकर्षित करके वर्षा कराती है बहुत अच्छी, पर अगर उस साल अल नीनो का प्रभाव रहा तो पवनें अगर अपने मार्ग से विचलित हुई तो भारतीय भूभाग की तरफ आने वाली पवनें अपने साथ जलवाष्प ला नहीं पाएगी और वर्षा की मात्रा कम होगी। तो इस हीट वेव का प्रभाव ज्यादा दिनों तक रहेगा। वो हमारी खरीफ की फसल उत्पादन के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि अल नीनो के कारण, ये कह सकते हो कि अगर जिस वर्ष हीट वेव ज्यादा है और अल नीनो का प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, तो वो ये कर सकता है कि इस हीट वेव के प्रभाव स्वरूप हमारी वर्षा की मात्रा को थोड़ा सा कम करने के साथ अल नीनो इस प्रभाव को थोड़े लंबे समय तक करेगा। तो हमारी कृषि उत्पादकता से लेकर औद्योगिक गतिविधियों और दैनिक जीवन शैलियों को प्रभावित करेगा। क्लियर? तो उम्मीद है आज का सत्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको ये टॉपिक लगा, और कोशिश कीजिएगा कि उत्कर्ष परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ जुड़ सके। हाँ, आज के इस सत्र के साथ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि साहब ये जो हीट वेव जिसको सामान्य भाषा में हम लू कहते हैं, क्या कहते हैं? लू। ये किसका उदाहरण है? संवहन का या आपके अभिवहन का? तो ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।